बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आपके लिए सेलेक्टिव 25 क्वेश्चन निकाले गए हैं और ऐसे क्वेश्चन ये हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि आप कुछ करें ना करें, इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा दूं कि जिस भी बच्चे को चाहिए इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर है मेरा 7011912793 पे मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि इस पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका पूरा सिलेबस कवर कराया गया है। और किसी भी टाइप का आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे जनरली टीचर्स अपना नंबर नहीं देते, बट मैं आपको दे के चलता हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को जरूरत पड़े तो आप वो मुझे कांटेक्ट कर पाए। हाँ, कॉल मत करना, मैसेज जरूर करना, मैसेज आपका सीन कर लिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपका मैसेज ही सेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका मैसेज जरूर सेंड करेंगे और सारे क्वेश्चनों का आंसर भी देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम समझते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर में भी आता है और ये 4 नंबर में भी आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर से। ठीक है, तो आखिर ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्या सोवियत संघ के विघटन के या फिर आप ये कह सकते हो कि सोवियत संघ के विघटन के कारण, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है सोवियत संघ की कमियां, जो कमियां है वही कारण बनते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि दोनों क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो अब देखिए भाई, बात कर लेते हैं कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण ये है कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। जैसा कि आपको पता है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और वो पार्टी इकलौती पार्टी थी और उसका बुरा शासन इसलिए था क्योंकि जनता की उम्मीदों के हिसाब से सही नहीं चल रही थी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया था, जनता के प्रति वो जवाबदेह नहीं थे। जवाबदेह का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ठीक है, यानी कि जनता जो सवाल करती थी उस चीज का वो समझो कि सटीक आंसर या फिर इग्नोर कर देना या फिर प्रोडक्शन करना, किसका, हथियारों का प्रोडक्शन करना, इन पे ज्यादा ध्यान देते थे। और इसी वजह से ये भी एक कारण हो गया, सबसे पहला कारण हो गया सोवियत संघ के विघटन का। दूसरा बात करते हैं कि संसाधन जो है, संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, किसमें, हथियारों में कर देना, और जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई थी और इसकी वजह से जो महंगाई है, ठीक है, महंगाई इंक्रीज हो गई थी और इसकी वजह से सोवियत संघ में, आप समझो कि ये भी एक कारण बन गया था जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन। तीसरे कारण की बात करते हैं, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि सोवियत संघ में माना कि बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन वहां पे मालिकाना हक भी नहीं था। चलिए आज हमारे देश की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है बहुत सी चीजें गवर्नमेंट के हाथों में और बहुत सी चीजें प्राइवेट लोगों के हाथों में। यहाँ पे आप अपने खुद के मालिक बन सकते हो, अपना बिजनेस खोल सकते हो, किसी का जोर दबाव नहीं है। लेकिन वहां पर इस प्रकार की चीजें नहीं थी, आप जो भी काम करेंगे गवर्नमेंट के अंडर में करेंगे और इसी चीजों की वजह से वहां पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, है ना। तो ये 3 कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों को गलत जानकारी मिलना कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, हालांकि ऐसा था नहीं कि सोवियत संघ तो ये कह रहा था कि हाँ हम विकास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महंगाई क्यों बढ़े जा रही थी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन था। इसी वजह से हम कहते हैं कि देखिए, मीडिया जो बताती है, जो न्यूज रिपोर्टर बताते हैं, वो जरूरी नहीं है को 100% एक्यूरेट है, बिल्कुल ये बात समझ के रखिएगा। इसी वजह से वहां के लोगों को गलत जानकारी मिल रही थी कि सोवियत संघ तरक्की कर रहा था, हालांकि ऐसा नहीं था। आगे बात करते हैं, खाद्यान्न संकट के कारण उपभोक्ता वस्तुओं को आयात करना पड़ा। आयात का मतलब क्या हुआ, खरीदना पड़ गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से आप समझो जो भी देश चीजों को खरीदता है वो ज्यादा तरक्की नहीं करता, बल्कि समझो कि अगर आयात आपका, खरीदना आपका बेचने से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप गरीब देश बनते जा रहे हो। ठीक है, तो ये वाली बात है, वहां पे महंगाई बढ़ते चली। राष्ट्रवादी भावनाओं का और संप्रभुता का इच्छा का उभार, यानी कि जो भी 15 देश मिले हुए थे उन्होंने सोचा कि हम इसको स्वतंत्र करा लेते हैं और इसकी वजह से वहां पे 15 देशों ने क्या हुआ, अलग होने की ठान ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव की 2 सुधार नीति। मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 सुधार नीति दी थी। एक का नाम था पेरेस्ट्रोइका, दूसरे का नाम था ग्लासनोस्ट। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से सोवियत संघ में सुधार तो ये लाना चाहते थे, लेकिन उस सुधार के जगह पे इसका गलत इंपैक्ट मिला, जहां पर
इन्होंने खुलापन दे दिया, उसी के हिसाब से 15 देशों ने अलग होने की सोच ली और इसी वजह से ये इनका विघटन हो गया था। अब देखिए इसमें से अगर 6 नंबर में आता है तो 6 पॉइंट, 4 नंबर में आता है तो 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं 4 में 4 नंबर लेना तो ये पूरे के पूरे पॉइंटों में लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं 6 में 6 नंबर लेना तो इसमें से कम 6 हेडिंग्स बना लेना, जैसे इसको हेडिंग्स बना लिया, इसको हेडिंग्स बना लिया, इसको हेडिंग्स बना लिया, और उसको 2-2 लाइन 3-3 लाइन में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना वैसे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि दूसरी बुक का पहला चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के सामने 3 चुनौतियां कौन सी थी। 3 चुनौतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ कर रखना है, बार बार क्वेश्चन आता है कि 3 चुनौतियां कौन सी थी। तो चैलेंजेस की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहला चैलेंज ये था, जब देश अपना आजाद हुआ था तो सबसे पहला चैलेंज ये था एकता के सूत्र में बांधना। जैसे हमें पता है जिस तरीके से हमें आजादी मिली, आजादी मिलते के साथ ही क्या हो गया भाई, विभाजन हो गया। और जैसे ही विभाजन हुआ लोगों के मन में, नेताओं के मन में ये डर बैठ गया कि भाई आजादी मिलते के साथ ही पाकिस्तान अलग हो गया तो कल की डेट में कहीं और भी चीजें ना हो जाए और जो देश है वो खंडित ना हो जाए। क्योंकि अंग्रेजों की पूरी स्ट्रेटेजी थी कि भाई इस देश को खंडित करके जाना है। क्योंकि उस समय सोचो 565 रजवाड़े थे और उन 565 रजवाड़ों को भी अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि अगर आप चाहो तो इंडिया में रह सकते हो, अगर आप चाहो तो पाकिस्तान में रह सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो स्वतंत्र रह के भी जा सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र भी रह सकते हो। आप सोचिए कि अगर किसी को ऐसा कह दिया जाए, जाहिर सी बात है उसके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। तो बिल्कुल अगर वो स्वतंत्र रहने की अगर ठान लिए होते तो भारत पाकिस्तान का विभाजन तो होने के साथ ही भारत के कई टुकड़े भी हो जाते हैं। लेकिन उस समय के जो नेता थे, नेताओं की वजह से, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे नेता थे, इनकी वजह से देश खंडित होने से बच गया था, है ना। तो चलिए एकता के सूत्र में बांधना पहला चैलेंज ये था कि भाई हमें अब एकजुट होकर रहना है। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, रंग रूप के हिसाब से जो लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे संस्कृतियों के लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। तो इस वजह से हमें कुछ इस प्रकार से यूनिटी बना के रहना है ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो क्या किया गया, हमारे देश में विविधता है, यहाँ पर विभिन्न भाषाएं, जाति, धर्म, रंग रूप, परंपराएं इत्यादि। ऐसे में इतनी विविधताओं से भरा विशाल देश को एकजुट रख पाना एक तरीके से मुश्किल था। उस समय प्रायः यही माना जाता था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई मुल्क अधिक दिनों तक एकजुट नहीं रह पाएगा। और ऐसे में क्या किया गया, ऐसे में हमने फिर भी इतनी सारी समस्याओं को देखते हुए भी फिर भी हमने ये कहा कि भाई देखो, जो भी देश, जो भी व्यक्ति हमारे इंडिया में रह रहे हैं, आप सबको अपने देश के प्रति प्रेम को बना के रखना है और साथ ही साथ अलग होकर नहीं रहना है ना। तो एकता के सूत्र में बांधना ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गई थी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दूसरा चैलेंज क्या था भाई, दूसरा चैलेंज ये था, द्वितीय चैलेंज, द्वितीय चुनौती लोकतंत्र को कायम करना। जहां पे पहले अंग्रेजों का राज चल रहा था वहीं पे अब हमने ये सोचा कि भाई अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अब यहाँ पे लोकतंत्र का शासन है। किसका, लोकतंत्र का। अब कहोगे भैया लोकतंत्र किस तरीके से कायम रहेगा, वो इस तरीके से कि भाई हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल जो है मत देखा जाएगा। तो क्या किया गया, एक तो सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार चुनाव किया गया और जिसमें सभी व्यक्तियों का एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरीके का सिस्टम रखा गया हमारे देश में। तो द्वितीय चुनौती क्या थी, लोकतंत्र को कायम करना। इतने समय से ब्रिटिश सरकार राज करती आ रही थी जहां लोगों का शोषण किया जा रहा था। अब जब भारत आजाद हुआ था तो सरकार के सामने सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम करना भी एक प्रमुख चुनौती हो गई थी। तो इस वजह से दूसरा जो चुनौती था हमारे सामने ये था। बात करते हैं तृतीय चुनौती की, सारी जनता का विकास करना। देश में अब इस प्रकार से शासन चलाया जाना था जिसकी वजह से समूचे समाज का विकास हो सके और समाज में सबको समानता मिल सके और सामाजिक रूप से वंचित जो लोग हैं, जिसको धार्मिक, सांस्कृतिक और अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। क्योंकि देखिए हमारा जो देश था, हमारे देश में गरीब भी थे, अमीर भी थे, यहाँ पर जनरल वर्ग भी थे, एसटी एससी भी थे, यानी कि हम देख सकते हैं बहुत सारे कैटेगरी के लोग थे। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि भाई हमें सभी जनता का विकास करना है, चाहे वो कैसे भी, चाहे वो वंचित हो रखे थे, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, हमें सबका डेवलपमेंट करना है। इसीलिए लिखा है सारी जनता का विकास करना और ऐसे में सबको महत्व दिया जाए, ठीक है। तो यही 3 चुनौतियां थी जो कि हमारे समक्ष उस समय थी। कौन कौन सी चुनौतियां, जैसे कि हमें पता है, पहला एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा है लोकतंत्र को कायम करना और तीसरा है सारी जनता का विकास करना।
यहाँ तक समझ में आ गई चीजें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारे सामने आ गया कि आसियान के झंडे की व्याख्या कीजिए। आसियान के झंडे की व्याख्या, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आसियान की झंडा आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इन झंडों की व्याख्या की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले समझिए कि आसियान क्या है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। कई बार ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। इनका जो झंडा है एक गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बना हुआ। गहरा नीला रंग मतलब क्या है कि देखिए एकदम डार्क डार्क नीला रंग है ना। आगे जिसके केंद्र में एक लाल वृत्त है, ठीक है, एक लाल वृत्त होता था। ये देखिए लाल वृत्त है ना इस तरीके से, और उस लाल वृत्त में पीले रंग की 10 धान की बालियां हैं, बिल्कुल 10 धान की ये बालियां हैं, ठीक है। और यह चित्र एक सफेद गोल घेरे के अंदर है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये देखिए ये सफेद कलर का ये एक तरीके से गोला है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं बात कर लेते हैं, एक एक चीज की बात कर लेते हैं कि आखिर ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीली पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, शांति और स्थायित्व का प्रतीक, यानी कि एक तो जो देश इसमें शामिल है जो कि शांति का प्रतीक है, और दूसरे नंबर पे स्थायित्व का मतलब होता है कि एक लंबे समय तक एकजुट रहेंगे। दूसरा है लाल वृत्त। लाल वृत्त का क्या मतलब होता है, साहस होता है, और क्या होता है, गतिशीलता होता है, ठीक है। अगला अगला क्या लिखा है, तीसरा सफेद घेरा किस चीज का मतलब होता है, सफेद घेरा यह है शुद्धता का और एकता का प्रतीक है, ठीक है। और 10 पीली धान की बालियां क्या है, ये 10 देशों का प्रतीक है। और बधी हुई धान की बालियां किस चीज का मतलब हुआ, देखो ये समझो धान की बालियां इसको बीच से बांध दिया गया, तभी तो ये बीच का हिस्सा पतला है और बाकी बाकी ऊपर का इस तरीके से फैला हुआ है। तो बधी हुई धान की बालियां क्या है, एकता और सहयोग को दर्शाती है। सभी देश एक साथ मिलकर क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए ये काम कर रहे हैं, इस चीज को ये दर्शाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा कि बर्लिन की दीवार कब बना और यह किस चीज का प्रतीक था। तो देखिए बर्लिन की दीवार की अगर मैं बात करूं तो बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमों के बीच विभाजन का एक तरीके से प्रतीक है। समझिए ये किस चीज के लिए बनाया गया था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार तैयार किया गया था जो कि 150 किलोमीटर का था, ठीक है। और ये विभाजन किस लिए किया गया था, इसलिए किया गया था ताकि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में एक डिवाइड हो सके कि हाँ जो पूर्वी जर्मनी है ये यूरोप सोवियत संघ के जहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था चलती थी, और जो पश्चिमी जर्मनी है जहाँ पे वो लोग पूंजीवाद को फॉलो करते थे। और ये किस चीज का प्रतीक था, ये एक तरीके से ये विभाजन का प्रतीक था, समझो शीत युद्ध का प्रतीक था, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमों के बीच विभाजन का प्रतीक था। इसका निर्माण 1961 में किया गया था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया था, जो कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को 2 बराबर हिस्सों में विभक्त करते थे, मतलब बांटते थे, ठीक है। 150 किलोमीटर लंबी भी थी, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर। बनी कब थी, 1961 में, और गिरा कब दी गई थी, 9 नवंबर 1989 को इसको गिरा दिया गया था। माना जाता है कि यहीं से सोवियत संघ का जो विघटन है वो शुरू हो गया था। अब ये कितने नंबर के क्वेश्चन में आता है, या तो 2 नंबर में या तो ये 4 नंबर में, 6 नंबर के क्वेश्चन में ये नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण बताइए। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं डाला, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये समझे नंबर मैंने नहीं डाला है, क्योंकि नंबर की वजह से ना कभी नंबर ऊपर नीचे हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने नंबर नहीं डाला। हालांकि ये 25 से 26 क्वेश्चन ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, आप चाहो तो गिन सकते हो, ठीक है। चलिए पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण बताइए। देखिए जब भारत में पहला 3 आम चुनाव कराया गया था, और पहला चुनाव कब कराया गया था, 1952 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 में। तो जब पहला आम चुनाव कराया गया था तो ऐसे में जो कांग्रेस था ना, कांग्रेस ही इस चीज को जीत मतलब कांग्रेस का ही जीत हुआ था। दूसरे वाले में भी कांग्रेस का जीत हुआ था और तीसरे वाले में भी कांग्रेस का जीत हुआ था। तो अब देखिए इसके कारण क्या है, इसके प्रभुत्व के क्या कारण थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के जीतने का कारण ये था क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि सबसे पहले हम आजाद हुए। तो आजादी किसकी वजह से मिली है भाई, कांग्रेस की वजह से मिली है। तो इसी वजह से
लोगों के मन में ये था कि जो हमें आजादी मिली है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से मिली है, इस वजह से जनता ने बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे पुरानी पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। ठीक है, सबसे मजबूत गठबंधन थी क्योंकि सभी वर्गों का इसमें समर्थन था। ठीक है, सबसे लोकप्रिय नेता इसमें शामिल थे, यानी कि सोचो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो थे वो इसमें शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी तो उसमें थी। ठीक है, इसके साथ साथ सिंडिकेट के बहुत सारे नेता शामिल थे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल थे। तो बहुत सारे दिग्गज नेता इसमें शामिल थे। ठीक है, आजादी की विरासत हासिल थी, मतलब मैंने बताया ना कि आजादी जो हमें मिली है लोगों को लगता था कांग्रेस की वजह से मिली है। और हाँ, ऐसा है कि मैक्सिमम रोल अगर देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं का था। ठीक है, आगे गठबंधन सरकारों की असफलता, और उस समय गठबंधन जो पार्टी थी वो इतनी प्रबल नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी जो कांग्रेस को बीट कर पाए, यानी कि कांग्रेस को हरा सके, इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जब पहला आम चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस को 364 सीटें लोकसभा में मिली थी। तो आप समझ सकते हो कि लोकसभा में जिस पार्टी को इतनी सीटें मिल रही हैं तो विपक्षी दल अगर मिल भी जाए ना तो भी इनको नहीं हरा सकते हैं। ठीक है, आगे नेहरू जैसे कर्मठाई नेता इसमें शामिल थे, बिल्कुल, क्योंकि नेहरू जी की वजह से बहुत सारे, आप समझो कि उस समय चुनाव में और देश को संभालने में और हर एक चीज में काफी सपोर्ट मिला है। और नेहरू जी ने ही गुट निरपेक्षता की नींव रखी थी और 5 देश इसमें शामिल थे, है ना, इस तरीके से करके। तो ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन, सॉरी चौथा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यूरोपीय संघ क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए और इसकी कमियों की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोप का झंडा देखिए, इस तरीके से यूरोपीय संघ है पूरा। और इसका जो यूरोप का जो झंडा है वो इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें नीले कलर का वो है और इसमें सितारे बने हुए हैं जो कि 12 सितारे। 12 सितारे किस चीज का प्रतीक है, ये यूरोपीय संघ के देशों का प्रतीक है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान यूरोपीय संघ के देशों को हुआ था और इसी कारण से दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों ने अपनी स्थिति को सुधारने की बहुत ज्यादा कोशिश की। ठीक है, आगे इस सुधार की प्रक्रिया में अमेरिका ने यूरोपीय संघ के देशों की मदद की थी और यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपीय संघ क्या है। तो यूरोपीय संघ में सबसे सॉलिड जो पॉइंट है आपको ये लिखना है, क्या यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। अच्छा, दूसरी चीज, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो ऐसी स्थिति में यूरोप का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था और इसी की वजह से इन देशों ने ये सोचा था कि चलो एक काम करते हैं, हम सब मिल जाते हैं और मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। इसी का नाम रखा गया यूरोपीय संघ, एक प्रकार का एक क्षेत्रीय संगठन। अच्छा, इसमें हेल्प किसने किया था, अमेरिका ने किया था। 1948 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना बनाई गई थी जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जिसको OEEC के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई और इसके तहत यूरोपीय संघ के देशों की हेल्प की गई। तो सबसे पहला चीज ये 2 नंबर में, ये 2 नंबर में, ये 2 नंबर में, टोटल कितने हो गए, 6 नंबर में। तो सबसे पहला हमने ये चीज कवर किया। चलिए आगे बात करते हैं। आप कहोगे भाई इतना पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। कई बार ऐसा हो जाता है कि यूरोपीय संघ आ जाता है, ये भी 4 नंबर में पूछ लेता है। तो इतना पॉइंट इसलिए लिखवा देता हूँ ताकि ताकि आप लोग किसी भी इतने सारे पॉइंटों को अगर पढ़ के रखोगे ना तो कुछ तो ध्यान रहेगा, कुछ तो आप लोग लिख पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया था। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट कम्युनिटी का गठन किया गया था। कई बार ये भी फुल फॉर्म में आ जाता है, इस वजह से आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला यूरोपीय संघ की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो कब किया गया था, 1992 में किया गया था। यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है, अपनी एक मुद्रा है और जो कि इसको एक शक्तिशाली स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिकी, ये सब चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा महत्व है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसमें 2 नंबर में अगर मैं कहूँ तो 2 नंबर में क्या लिख सकते हो, तो सबसे 2 नंबर में ये वाला पॉइंट लिख देना, सॉरी ये वाला पॉइंट लिख देना। इसके साथ साथ आप ये पॉइंट लिख देना, ये पॉइंट लिख देना, ये पॉइंट लिख देना और इसके साथ साथ आपको लिखना है तो इन दोनों पॉइंटों को लिख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला बात करते हैं विशेषताओं की, कि इनकी विशेषता क्या थी। देखिए भाई, विशेषता की मैं बात करूं, विशेषता का मतलब क्या होता है? विशेषता का मतलब होता है अच्छाई, कि इनकी अच्छाइयां क्या थी। तो देखिए, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल है। और इसमें जो दो देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस, यूरोपीय संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। हालांकि ब्रिटेन हट गया, लेकिन फिर भी फ्रांस, अगर देखा जाए, यूरोपीय संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। और इसकी वजह से ये समझो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, आगे 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से ब्रिटिश के संसद ने अपने आप को बाहर रखने की घोषणा कर लिया था। और यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है ना। अपनी सबसे बड़ी सेना कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और यूरोपीय संघ का अपना एक मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यूरोपीय संघ इस तरीके से तरक्की कर रहा है जिसकी वजह से अमेरिकी जो डॉलर का जो रेट है, इनके मुकाबले गिरता जा रहा है। ठीक है, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका की 3 गुनी है। आप ये समझ सकते हो कि इनका जो व्यापार है ये भी काफी अच्छा खासा है। और परमाणु बमों की इनके पास बहुतायत है, यानी कि परमाणु अस्त्र शस्त्र भी इनके पास अच्छे खासे हैं। ठीक है, अब हमने दो चीज बात कर ली, यूरोपीय संघ क्या है, इसकी विशेषता हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कमियां क्या है। तो देखिए, कमियां की बात करें तो नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर इसमें एक तरीके से विवाद है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मुद्रा यूरो को सभी देश मानने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब जितने भी देश इसमें शामिल हैं वो सब ये समझो कि यूरो मुद्रा को मानते हैं, तो ऐसा नहीं। ठीक है, आगे सदस्य देशों की तालमेल में कमी है, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं बैठता है। इसके साथ साथ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से क्या रखा? अलग रखा। और इसी की वजह से आगे चल के ये क्या हुआ? 2020 में अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लिया। तो ये 3 चीजें हैं। इन 3 क्वेश्चनों को मिलाकर आपका ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चनों को मिलाकर आपका ये क्वेश्चन बनता है, जो कि 6 नंबर में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम है? यानी कि परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। यानी कि अब देखिए, जो उसकी कमियां थी वही उसका कारण बन गया, और जो कारण बना, बस कारण की वजह से अब इसका परिणाम आ गया कि हाँ भाई, सोवियत संघ का विघटन हो गया। जो 15 देश इसमें शामिल थे वो क्या हो गए? सब अलग अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो देखिए क्या क्या लिखा है। इससे शीत युद्ध की समाप्ति हुई, यानी कि जो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, ये खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि भाई सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला है द्वितीय दुनिया का पतन हो जाना, यानी कि पहली दुनिया अमेरिका था पूंजीवाद देश, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और साम्यवाद देश, और तीसरी दुनिया गुट निरपेक्षता और भारत जैसे देश। ठीक है, तो जो दूसरी दुनिया थी इसका क्या हो गया भाई? पतन हो गया। आगे हथियारों की होड़ खत्म हो गई, यानी कि पहले सोवियत संघ अमेरिका को पीछे करने के लिए हथियार प्रोडक्शन करता था, और अमेरिका सोवियत संघ को पीछे करने के लिए हथियार प्रोडक्शन करता था। तो ऐसे में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो हथियार किस लिए बनाया जाएगा? तो इस वजह से हथियारों की जो होड़ है वो खत्म हो गई। आप चाहे तो उसको हेडिंग के तौर पर भी लिख सकते हैं और उसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, विचारधाराओं की लड़ाइयां खत्म हो गई। क्या हुआ इसका मतलब? जो विचारधारा चल रही थी कि हाँ पूंजीवादी बेस्ट है, साम्यवादी बेस्ट है, ये विचारधारा ही खत्म हो गई। आगे विश्व राजनीति में बदलाव आ गया, यानी कि अमेरिका एकमात्र महान शक्ति बन बैठा। ठीक है, और 15 जो गणराज्य जो शामिल थे सोवियत संघ में वो क्या हो गए? अलग हो गए। साम्यवाद की विचारधारा में क्या आ गई? गिरावट आ गई। और रूस की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में क्या आ गई? गिरावट आ गई। ठीक है, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के सब परिणाम हुए। चाहे आप चाहो तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 हेडिंग्स बना लेना, चाहे 4 हेडिंग्स बना लेना और इसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनने की योग्यता जो भारत पूरी करता है, यानी कि अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ अगर देखा जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसको हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, और यूएनओ में जो सबसे बढ़िया अंग है, जो सबसे मजबूत अंग है, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में सदस्य बन पाना एक तरीके से समझो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। देखिए सुरक्षा परिषद की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा कि सुरक्षा परिषद में 2 टाइप के सदस्य होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं स्थायी, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं अस्थायी। जो स्थायी होता है वो होता है फिक्स्ड, जो अस्थायी होता है अनफिक्स्ड। ठीक है, जो फिक्स्ड होता है इसकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन 5 में अपना स्थान बना पाना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वो है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी कोई शामिल नहीं हो पाता है, और स्टार्टिंग से जब से बना है तब से ही 5 देश इसमें शामिल है। ठीक है,
और फिर आगे चल के इसकी संख्या बढ़ाने को बातचीत हो रही है कि हाँ इसकी संख्या बढ़ाई जा सके। अब देखिए इसकी संख्या बढ़ाने के लिए या ये समझो कि इसमें सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं। अस्थायी सदस्य तो कोई बन सकता है, लेकिन स्थायी सदस्य बन पाना थोड़ा मुश्किल है और इसकी अपनी एक क्वालिफिकेशन होती है। तो देखिए इसकी क्या क्वालिफिकेशन और भारत कौन सी क्वालिफिकेशन पूरी करता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा मुल्क है, बिल्कुल सही बात है। भारत में विश्व की कुल आबादी का 100 मतलब 1/5 हिस्सा रहता है, यानी कि अगर आप कहा जाए तो 100% में अगर देखा जाए तो 20% जो हिस्सा है वो सिर्फ भारत का ही है, क्योंकि भारत में इतनी जनसंख्या है। ठीक है, अगला है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की करीब सभी पहलकदमियों में हिस्सा लिया। सभी पहलकदमियों का मतलब क्या होता है, सभी चीजों में हिस्सा लिया है। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें सब में हिस्सा लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने और प्रयत्नों में भारत लंबे वक्त से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी शांति की बात आती है तो ऐसे में भारत हमेशा तत्पर रहता है, भारत हमेशा खड़ा रहता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इस कारण भी उचित है क्योंकि वह तीव्रता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए भारत एक ऐसा देश है जो कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो बहुत स्लो गति से अपना तरक्की कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके अपनी जो गति की स्पीड है वो उसने बढ़ा ली। ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित तौर पर अपना योगदान हमेशा करता रहता है और यह कभी भी अपने भुगतान से पीछे नहीं हटता है। यानी कि अगर जब भी भुगतान की बात आती है, जब भी शांति की बात आती है, जब भी इस प्रकार की बात आती है जिसकी वजह से सबका भला हो पाए, ऐसी ऐसी चीजों में भारत हमेशा तैयार रहता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये वो योग्यता है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य बनने की योग्यता पूरी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के क्या क्या कारण है, यानी कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र असफल हो जाता है। तो देखिए आजादी के बाद से अगर मैं बात करूं तो वहां पे लोकतंत्र तो कायम हो गया, लेकिन वहां की जो सेना है हमेशा लोकतंत्र के मार्ग में रुकावटें पैदा की है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में सेना ने सदैव बाधा पहुंचाई है, सेना ने सदैव जो बाधा उत्पन्न कर रखी है। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता ने भी लोकतंत्र को सफलतापूर्वक कार्य करने नहीं दिया है। पश्चिमी देशों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पाकिस्तान में जो सेना है ना उसको सफल नहीं होने दिया। ठीक है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की सफलता का एक अन्य कारण ये भी है कि उसकी आंतरिक ढांचागत बनावट। देखिए हमारे देश में क्या है, हमने चीजों को डिवाइड कर रखा है। पहले संसदीय व्यवस्था हमने अपना रखा है और दूसरे नंबर पे हमने क्या कर रखा है, दूसरे नंबर पे हमने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है जहां पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों मिलकर देश को संचालन करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ही नहीं, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो जाती है। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान पर अपना दबदबा बनाए रखा है। जब भी भारत पाकिस्तान में लड़ाई की बात आती है तो पाकिस्तानी सेना हमेशा तैयार रहती है। ऐसे में वो अपने लोकतंत्र की जो सरकार होती है उसकी अवहेलना कर देती है, यानी कि उनकी बातों को नहीं मानती है और इसी की वजह से यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो कायम नहीं हो पाता। वहाँ की जो पाकिस्तानी जो सेना है वो हमेशा लोकतंत्र के ऊपर हावी हो जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि पहला ही चैप्टर से लिया गया है, शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है। तो देखिए भाई, शॉक थेरेपी की बात करें तो आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये आप एक लाइन में लिख सकते हो। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ के जो देश थे अब साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर कहाँ चले गए थे, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ रुख मोड़ लिए थे और इसी व्यवस्था को हमने क्या बोला है, इसी व्यवस्था को हमने बोला है शॉक थेरेपी। ठीक है, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था चल रही थी, साम्यवादी व्यवस्था से ये कहाँ कन्वर्ट हो गए, पूंजीवादी व्यवस्था में कन्वर्ट हो गए और इसी व्यवस्था को एक मॉडल के रूप में देखा गया और इसी मॉडल को हमने नाम क्या दे दिया, शॉक थेरेपी नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा नाम किसने दिया, कई बार ये भी क्वेश्चन में आता है। तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसका नाम दिया था और इसी को हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, परिणामों की बात कर लेते हैं भाई, इसके क्या क्या परिणाम निकले। तो विघटित देशों की साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद को अपना लेना पहला चीज हो गया। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, जो सामूहिक फर्म थी यानी कि जो गवर्नमेंट की फर्म थी, अब ये चीजें कन्वर्ट किसमें होगी, निजी फर्म। यानी कि हम समझ सकते हैं जो साम्यवादी व्यवस्था थी ये खत्म हो गई और ये कन्वर्ट किसमें होगी, पूंजीवादी व्यवस्था में। ठीक है, आगे
विकसित देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अब ऐसा माना जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा जो विकास है वो किससे संभव हो पाएगा, व्यापार से संभव हो पाएगा। रूस में पूरा जो राज्य नियंत्रण, जो औद्योगिक जो ढांचा था, ये चरमरा उठा। चरमरा उठने का मतलब क्या हुआ, तहस नहस हो, ठीक है। जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उनको कम से कम दामों में बेच दिया गया। लमसम 90% उद्योगों को सस्ते दामों में बेच दिया गया था, और इसी को ही विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल का नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से रूस की जो मुद्रा थी रूबल, इसमें क्या आ गया, गिरावट आ गया। तो ये हो गया परिणाम। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है और प्राइवेट स्कूलों में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है क्या, श्रीलंका की जातीय संघर्ष क्या है। देखिए भाई, जातीय संघर्ष की जब भी हम बात करते हैं तो समझिए कि एक देश है जहां पर दो प्रकार की अलग अलग जातियां, जैसे सिंगली हो गया, जैसे कि तमिल हो गया। तो जो श्रीलंका है वहां पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले है कहाँ पे, तो भारत के दक्षिण में है, एक प्रकार का द्वीपीय देश है जो कि चारों तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। तमिलनाडु के दक्षिण में है, यानी कि भारत के दक्षिण में है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये लमसम देखा जाए, इसका जो एरिया है हरियाणा से हरियाणा के बराबर है। और अगर मैं आबादी की बात करूं तो लमसम 2 करोड़ की यहाँ की आबादी है। 74% यहाँ पे सिंगली लोग हैं, 74% कौन है, सिंगली है। 18% कौन है, तमिल है, ठीक है। और 7% यहाँ पे क्या है, ईसाई लोग, ठीक है। सिंगली तथा तमिल दोनों भाषा बोलते हैं ये। आगे, श्रीलंका की जनसंख्या का लमसम 18% जो भाग है वो किसका है, भारतीय मूल के तमिल है, ठीक है। यानी कि श्रीलंका में 18% जो तमिल लोग हैं वो कहा जाता है वो भारत से ही गए हुए, ठीक है। जो कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में बसा हुआ है। जैसे मान लेते हैं ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये कहाँ बसे, इस जैसे इन जैसे जगहों पे बसे हुए, ठीक है। श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक सिंगलियों ने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्यों के निर्माण के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, और जिसका स्वाभाविक रूप से तमिलों ने क्या किया, विरोध किया। यानी कि तमिलों ने ये कहा कि भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सिंगली सरकार जो थी वो ज्यादा से ज्यादा महत्व देना शुरू कर देती सिंगली लोगों को, और जो तमिल लोग थे इसके विरोध हो गए थे। इसी वजह से यहाँ पे जातीय संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, श्रीलंका सरकार ने सिंगलियों की नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में सुविधाएं देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तमिल लोग इसका विरोध करने लगे, क्योंकि तमिल इससे वंचित रह गए थे। सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति ने तमिलों को संगठित किया, जिसकी वजह से तमिलों ने क्या किया, अपने आप को संगठित किया और एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया LTTE, यानी कि लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, ठीक है। और ये एक ऐसा संगठन था जो कि हिंसात्मक कार्रवाई प्रारंभ करना शुरू कर दिया, और जो सीधे तौर पर संघर्ष करना शुरू कर दी, ठीक है, यानी कि सरकार से लड़ना शुरू कर दी। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान जो तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या करवा दी थी, इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी ताकि ये मैटर सॉल्व हो पाए सिंगली और तमिल की। लेकिन तमिलों को लगा कि भाई ये भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, और इसी की वजह से उन्हीं की बनाए गए षड्यंत्रों की वजह से चुनाव प्रचार में श्री राजीव गांधी की हत्या करवा दी जाती है। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेज होने लगा, विस्फोटक और व्यापक हत्याएं होने लगी। भारत द्वारा श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष को कम करने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन असफलता ही प्राप्त हो पाई। और सितंबर 2002 में नार्वे, यानी कि नार्वे देश की जो एक मध्यस्थता में, यानी कि इन्हीं की एक सूझबूझ की वजह से श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष है इसको समाप्त करने की कोशिश की गई, और हम कह सकते हैं काफी हद तक की जो चीजें हैं वहां पे समाप्त हो गई। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में और 4 नंबर में। क्या क्वेश्चन आता है, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 सहयोग और 2 असहयोग के मुद्दे लिखिए। तो देखिए 2 सहयोग और 2 असहयोग के मुद्दे कौन से है भाई। तो पहला, बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारे के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और जब भी आतंकवाद की बात आती है तो भारत और बांग्लादेश एकजुट हो जाते हैं, यानी कि सदैव एक हो जाते हैं। असहयोग के मुद्दे क्या है भाई, भारत और बांग्लादेश के बीच असहयोग का जो मुद्दा है वो है चकमा शरणार्थी, क्योंकि जब भी बांग्लादेश में मुसीबत आती है बांग्लादेशवासी बांग्लादेश को छोड़ के भारत में आ जाते हैं। सारे नहीं, लेकिन काफी हद तक तो लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पे काफी असर देखने को मिल जाता है और लोगों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश में समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियां चलती रहती है, ठीक है, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपस में अनबन होती रहती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शक्ति संतुलन क्या है, इसको बनाए रखने के क्या क्या उपाय हैं। देखिए भाई, शक्ति संतुलन क्या है, बैलेंस, यानी कि बैलेंस कब बनता है, जब दो देशों में बैलेंस कब बनता है, और ये बनता तब है जब आप भी सेम पावरफुल है और वो भी सेम पावरफुल है, और जब दोनों ही सेम पावरफुल है तो लड़ाइयों की संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे तौर पर लड़ाई कभी नहीं किए थे, क्योंकि उनके बाद पता था क्योंकि हम दोनों की जो पोजीशन वो बराबर है, और ऐसे में अगर हम एक को मात देंगे तो दूसरा हमें छोड़ेगा नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पे बैलेंस बना हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है, शक्ति संतुलन का अर्थ है कि किसी भी देश को इतना सबल ना बनने दिया जाए कि वह दूसरे देशों के लिए क्या बन जाए, खतरा उत्पन्न कर दे। ठीक है, शक्ति संतुलन के अंतर्गत विभिन्न 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 राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता पूर्वक से संचालित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक देश का कोई मैटर है तो वो अपने आप से उस चीज को सॉल्व करेगा, इसमें कोई दूसरा देश यानी कि बड़ा देश जाकर इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या रहेगा, ये देश अपना मैटर खुद सॉल्व करेगा, ये भी देश अपना मैटर खुद सॉल्व करेगा, और इसकी वजह से मेंटेनेंस बराबर है। ठीक है, इसके बनाए रखने के कुछ उपाय हैं, जैसे क्या क्या उपाय हैं। पहला, गठजोड़ करके और गठजोड़ करके। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी एक दो देशों में क्या हो जाता है, संधियां हो जाती है, मित्रता स्थापित हो जाती है, गठजोड़ हो जाता है, तो ऐसे में लड़ाइयों की संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के साथ जब समझो फ्रेंडशिप जब हो जाता है तो ऐसे में लड़ाइयां नहीं होती हैं। प्रतिजोड़ गठजोड़ का मतलब क्या हुआ कि दोस्त का भी दोस्त दोस्ती होता है ना, ये भी चीज। आगे, शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं एक देश है जिसके पास शस्त्र कम है, दूसरे देश के पास शस्त्र ज्यादा है, तो ऐसे में जो दूसरा देश है वो हावी हो सकता है, तो ऐसे में शस्त्रों को अगर ये बढ़ा दे तो ये समझो कि ये दोनों के पास सेम हथियार आ जाएंगे, तो ऐसे में लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। ठीक है, और निशस्त्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि भाई जब दोनों के पास बराबर शक्ति आ जाए तो ऐसे में शस्त्रों का प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, है ना। क्षतिपूर्ति, अगर आपने किसी देश को नुकसान पहुंचाया है तो ऐसे में अगर आप उसकी क्षतिपूर्ति कर देते हैं, नुकसान का भरपाई कर देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का लड़ाइयों को कम कर किया जा सकता है। हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप, यानी कि कई मैटर में क्या होता है, हस्तक्षेप करके भी मैटर को सुलझाया जाता है, और कई मैटर में क्या होता है, अहस्तक्षेप का मतलब क्या होता है कि आप उसमें मैटर में शामिल ही मत होइए तो भी वो लड़ाइयाँ समाप्त हो जाती है। जैसे मान लेते कोई बच्चों का मैटर है, अब इस मैटर में अगर बड़े इन्वॉल्व ना हो तो बच्चे हैं आपस में मैटर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर जहाँ बड़े इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे समझो कि एक तरीके से विवाद पैदा हो जाता है। अगला है संतुलनधारी। संतुलनधारी का मतलब होता है आप भी अपना संतुलन बना के रखो, दूसरा वाला भी अपना संतुलन बना के रखेगा, और ऐसे में लड़ाइयों की संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, और एक्सप्लेन करके चीजें बताई गई हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ज्यादा वही चीजें हैं कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना अभी जस्ट ऊपर, वही यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे अगला क्या लिखा है, परंपरागत सुरक्षा के कौन कौन से तत्व हैं। तो देखिए परंपरागत सुरक्षा के अगर तत्वों की बात करूं तो सबसे पहला आता है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है कि लड़ाई कब समाप्त की जा सकती है, लड़ाई कब समाप्त की जा सकती है, लड़ाई तभी समाप्त की जा सकती है जब जब दोनों देश शस्त्रों का प्रोडक्शन नहीं करें। तो क्या लिखा है, बाहरी खतरों से संबंधित परंपरागत सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटक निशस्त्रीकरण है, और इसमें शस्त्रों को बनाने पर रोक लगाया जाता है कि शस्त्रों को नहीं बनाया। अगला है शस्त्र नियंत्रण। शस्त्र नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि शस्त्र जितने हैं उतने मेंटेन करके रखो, उससे ज्यादा आपको नहीं बनाना। ठीक है, तीसरा है संधियां। जब एक देश दूसरे देश के साथ संधि कर लेता है, मित्रता कर लेता है, तो ऐसे में लड़ाइयों की संभावनाएं कम हो जाती है। तो क्या लिखा है, बाहरी खतरों से संबंधित परंपरागत सुरक्षा की धारणा का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, संधियां, क्योंकि संधि द्वारा दो या दो से अधिक देशों में मित्रता स्थापित हो जाती है। अगला क्या लिखा है, विश्वास बहाली। क्या हुआ है इसका मतलब, दो या दो से अधिक देशों द्वारा परस्पर विश्वास बहाली के प्रयासों द्वारा बाहरी खतरों को कम किया जा सकता है। देखिए परंपरागत में क्या होती है, मैक्सिमम जो होता है बाहरी खतरे होते हैं, यानी कि एक देश को दूसरे देश से लड़ाइयाँ, तो ऐसे में शस्त्र नियंत्रण, शस्त्रों का प्रोडक्शन रोक करके, संधियां करके, और आपस में विश्वास करके कि भाई मुझे एक दूसरे देश पे विश्वास है, तो ऐसे में जो है सुरक्षा को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, अगला समझते हैं।
विश्व का साझी विरासत से क्या अभिप्राय है? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का मतलब क्या है? ये भी 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले समझिए साझी विरासत क्या होती है। साझी विरासत का मतलब क्या होता है कि ऐसी विरासत जो सबकी हो। तो क्या लिखा है? विश्व का साझी विरासत से अभिप्राय उस संपदा से है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार है, जैसे साझा नदी, साझा कुआं, साझा चारागाह इत्यादि। छोटे लेवल में बात करते हैं ये, लेकिन जब भी हम बड़े लेवल की बात करते हैं तो इसी तरह के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि किसी एक देश में नहीं आते हैं, जैसे कि पृथ्वी का वायुमंडल किसी एक में नहीं आता, आकाश किसी एक देश में नहीं आता, वायु किसी एक देश में नहीं आता, सूर्य, ये सब किसी एक देश में नहीं आते हैं। और ऐसे में क्या होता है, इसको मेंटेन करने के लिए सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया ना कि साझी विरासत क्या होती है, जो किसी एक की नहीं होती है बल्कि सबकी होती है। ठीक है, अब इसको बनाए रखने के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी कैसे होती है, तो इस चीज को समझते हैं। देखिए, हमारे अगर विश्व की बात करें तो विश्व में 2 टाइप्स के देश हैं। एक वो देश जो कि और जिनका ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, और एक वो देश जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि वो समझो कि विकासशील है या फिर अल्प विकसित है। तो ऐसे में क्या होता है, जो कि अमीर देश है जिन्होंने डेवलपमेंट ज्यादा किया है, तो कहा जाता है कि जो इन्होंने डेवलपमेंट ज्यादा किया है वो पर्यावरण को नुकसान ज्यादा किया। तो जब पर्यावरण को नुकसान वो ज्यादा किए हैं तो भाई उनको बचाए रखने की भी जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है। तो बस वही वाली बात है कि जो ज्यादा नुकसान किया है उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है, और जिसने कम किया है उसकी जिम्मेदारी कम होती है, और इसी वजह से हम कहते हैं अलग अलग जिम्मेदारी। तो क्या लिखा है, विश्व का पर्यावरण बहुत तेजी से खराब हो रहा है, और जिसको ध्यान में रखते हुए सभी देशों ने सोचा पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक देश की बराबर जिम्मेदारी होगी। परंतु उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विचारधाराओं में मतभेद है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वो विकसित है, यानी कि उनका विकास हो चुका है, और जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं वो अल्प विकसित है, यानी कि इनका अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे में उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देशों का तर्क है कि विश्व के सभी देशों को समान रूप से पर्यावरण को बचाए रखना है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध वाले ये कहते हैं कि नहीं, हम विकासशील हैं, इसका मतलब हमने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं किया है, क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब किया है, तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो अधिक होनी चाहिए और हमारी जो जिम्मेदारी वो कम होनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि जिसने ज्यादा नुकसान किया उसकी जिम्मेदारी ज्यादा, जिसने कम नुकसान किया उसकी जिम्मेदारी कम। ठीक है, 1992 में विश्व यानी कि पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, जो कि पृथ्वी को बचाए रखने के लिए किया गया था। प्रत्येक देश अपनी क्षमता पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अनुपात में अपनी भागीदारी पर साझी परंतु अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जो देश हैं जिन्होंने ज्यादा नुकसान किया है वो ज्यादा अपनी भूमिका निभाएगा पर्यावरण को बचाए रखने में, और जिसने कम किया वो कम निभाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब बढ़ते हैं पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो देखिए, पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण से संबंधित ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो डी जनेरियो में किया गया था। इस सम्मेलन में 170 देश शामिल थे और हजारों स्वयंसेवी संगठन शामिल थे। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे एनजीओ इसमें शामिल थे, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि एमएनसी कंपनियां इसमें शामिल थी, और इस सम्मेलन का आयोजन भी किसके हिसाब से किया गया था? यूएनओ के हिसाब से किया गया था, तत्वाधान में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय पर्यावरण संतुलन विकास था, और पृथ्वी सम्मेलन में की गई घोषणा को हम क्या कहते हैं? एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन में स्टॉकहोम सम्मेलन के जो उपबंध थे उसको स्वीकार किया गया था। देखिए, एक बात समझिएगा, जो पृथ्वी सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन से एक पहले सम्मेलन किया गया था जिसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन में जो बातें रखी गई थी इसको पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है, और इसी को लागू करने पर जोर दिया गया था कि हाँ भाई, पृथ्वी सम्मेलन में स्टॉकहोम सम्मेलन की बातों को लागू किया जाएगा। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 27 सिद्धांतों पर ध्यान दिया गया था। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन क्या था? एक पृथ्वी को बचाए रखने के लिए सम्मेलन किया गया था, जो कि 1992 में किया गया था। कहाँ पे? ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में किया गया था। अगला, इसमें 170 देश शामिल थे, हजारों स्वयंसेवी संगठन शामिल थे, और बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें शामिल थी, और इसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है।
और इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन में जो बातें रखी गई थी उन सबको स्वीकारा गया था और 27 सिद्धांतों पर इसमें ध्यान दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? तो देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण का मतलब होता है अपने एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि अपने देश की जो पूंजी है, अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, अपने देश की जो सेवा है, अपने देश का जो कल्चर है, इसको दूसरे देशों में भेजना, यही है इसका मतलब। अब भेजना तो ठीक है, लेकिन ये वैश्वीकरण की वजह से हम इतने मॉडर्नाइजेशन होते जा रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज सकारात्मक में, एक तरफ ये सकारात्मक है, ये हो गया नकारात्मक। तो आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसर आए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब भी नकारात्मक की बात करें तो इसकी वजह से जो उद्योग है, जो छोटे व्यापार है, इसको खतरा हो गया। जैसे दिवाली की बात कर लो, दिवाली में जो मिट्टी के दीपक बनाए जाते हैं, जो घरेलू लोग घर पे जो मिट्टी के दीपक बनाते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में मशीनों के माध्यम से इतना ज्यादा दियों का प्रोडक्शन हो गया है जो कि सस्ती भी मिलने लगती है और एक तरीके से आप समझो कि अच्छे अच्छे दिए भी मिल जाते हैं। तो वैश्वीकरण की वजह से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। नई तकनीक, विचारधाराओं का जो आदान प्रदान है ये बढ़ा, लेकिन नुकसान क्या हुआ? संस्कृति और विविधताओं पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। वैश्विक बाजार में उत्पादन तथा सस्ते विकल्प देखने को मिले। ठीक है, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा वैरायटी मिली, लेकिन अमीर और गरीब की असमानताओं में एक तरीके से एक गहरी खाई हो गई। अमीर और अमीर बन गया, गरीब और गरीब बन गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान के क्षेत्रों में काफी विकास हुआ, ये इसके सकारात्मक परिणाम हुए। लेकिन नकारात्मक की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण प्रदूषित हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का भी एक तरीके से क्या हुआ? शोषण हुआ। ठीक है, अलग अलग देशों की जो संस्कृति है उसको एक जानने का मौका मिला, लेकिन नुकसान क्या हुआ? वैश्विक आर्थिक संकटों को हर एक देशों पर देखने को मिला, क्योंकि बड़े बड़े जो देश हैं अपनी देश की जो चीजें हैं दूसरे देशों पर थोपने लगे। ठीक है, आगे विश्व व्यापार में बढ़ोतरी हुई, लेकिन नुकसान क्या हुआ? गरीब देशों को इसको ज्यादा लाभ नहीं हुआ। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन इसकी वजह से जो संस्कृतियां हैं वैसे ही नुकसान पहुंचती चली गई। विभिन्न देशों के बीच संबंधों में सुधार आए, लेकिन आर्थिक लाभ ज्यादातर किसको हुआ? अमीर देशों को हुआ। सकारात्मक परिणाम क्या हुआ? और प्रौद्योगिकी और इंटरनेट में इसका विकास हुआ, लेकिन नुकसान क्या हुआ? दुनिया के विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। ठीक है, और इसी की वजह से WSF बनाया गया, यानी कि वर्ल्ड सोशल फोरम बनाया गया था, जो इसको विरोध करने के लिए बनाया गया। रूढ़िवादिता धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन विदेशी संस्कृतियों को अपनाने से जो अपनी जो संस्कृति थी उसको नुकसान होना शुरू हो गया। वस्तुओं का प्रवाह बहुत तेजी से हुआ, लोगों की आवाजाही उतनी बढ़ी, लेकिन उससे ज्यादा अगर बात किया जाए तो यानी कि लोगों की आवाजाही उतनी नहीं बढ़ी जितनी की वस्तुओं की बढ़ी। यानी कि बड़े बड़े जो देश थे उन्होंने क्या किया, अपने देश में वीजा पॉलिसी जो हाई फाई कर दिए थे, है ना। तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो वस्तु तो एक जगह से दूसरे देश में गए, लेकिन उतने हिसाब से लोग नहीं गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए पहला चीज, वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया, इट मींस अलग अलग देशों ने किस तरीके से भारत को प्रभावित किया है। तो सबसे पहले भारत में क्या किया है, निवेश किया है, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके की जो कंपनियां हैं, साथ ही साथ अलग अलग टेक्नोलॉजी है, कार कंपनियां हो गई, ये सब जो कंपनियां हैं ये भारत में निवेश की, तो इस तरीके से प्रभावित किया। दूसरे नंबर पे लोगों को रोजगार मिला, लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। ठीक है, तीसरे नंबर पे भारतीय उत्पादों का एक तरीके से निर्यात बढ़ा, जैसे जैसे भारत की जो ज्वेलरी हो गया या फिर IT सेवाएं हो गई, फार्म प्रोडक्शन हो गया, ये विदेशों में भी एक तरीके से बिकने लगा। ठीक है, और उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प देखने को मिला। यानी कि आप देखिए हमारे देश में देखिए पहले लिमिटेड अगर कंपनी रहेगी तो लिमिटेड चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन अनलिमिटेड रहेगी तो अनलिमिटेड चीज देखने को मिलेगी। जैसे आज देखिए हर एक चीज में, चाहे कोल्ड ड्रिंक का बात कर लेते हैं, चाहे हम किसी शूज की बात कर लेते हैं, चाहे हम किसी क्लॉथ कपड़े की बात कर लेते हैं, हर एक चीज में वैरायटी देखने को मिलती है ना, नए नए विकल्प देखने को मिलते हैं।
आगे जीवन शैलियों में बदलाव आ गया, उनके सोचों में बदलाव आ गया, जैसे पहनावे, खान पान, मनोरंजन, इन सब चीजों में बदलाव आ गया। आज देखिए मूवी ना सिर्फ हम इंडिया की देख रहे हैं, ना सिर्फ अपने देश के भाषाओं में देख रहे हैं, बल्कि हम अलग अलग भाषाओं में भी देखना पसंद करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए जिस तरीके से वैश्वीकरण ने भारत को प्रभावित किया, उसी तरीके से भारत ने भी वैश्वीकरण को क्या किया है, प्रभावित किया है। कैसे किया है? सबसे पहले भारत ने क्या किया है, उदारीकरण और सुधार किए। जैसे उदारीकरण कैसे किए, 1991 में हमने एलपीजी की नीति अपनाई, और इसकी वजह से जो विदेशी निवेश है ये भी बढ़ा, यानी कि भारत की भी जो एमएनसी कंपनी है वो दूसरे देशों में जाके स्टैब्लिश हुई। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये भारत अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे देशों के लिए खोल दिया। ठीक है, आईटी सेवाओं में खासकर वो देखने को मिले, चेंजेस देखने को मिले। जैसे भारत आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री ने वैश्विक कंपनियों के लिए सस्ता था कुशल श्रम उपलब्ध कराया, और इसकी वजह से वैश्विक सेवा आपूर्ति श्रृंखला में भारत की महत्वपूर्ण, यानी कि अगर देखा जाए मैक्सिमम लेवल तक अगर भारत के लोग जो हैं आईटी सेवाओं में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल करते हैं, फिर जाके अपनी सेवाएं देते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अलग अलग देशों में भी जाकर ये चीजें देते हैं। वैश्विक निर्यात बढ़ा, यानी कि एक तरीके से आप व्यापार देखिए बढ़ा, जिसके में अपने देश के प्रोडक्ट को हमने दूसरे देशों में भी सेल किया। जैसे वस्त्र हो गया, फार्मा स्टूइकल्स हो गया, स्टील हो गया, जेम्स ज्वेलरी हो गया, कृषि उत्पादन में निर्यात बढ़ गया, तो ये सब चीजें देखने को मिली। अगला बात करते हैं मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं। भारतीय प्रवासी जिसको एनआरआईएस कहते हैं, कुशल श्रमिकों ने दुनिया भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे आप देखो भारत के जो लोग हैं अच्छा खासा डिग्री हासिल करके दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ पर अपनी सेवाओं को देते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका के सिलिकॉन वैली में अगर मैं बात करूँ तो भारतीय देश खाड़ी देशों में भारत की वैश्विक छवि देखने को मिली है। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव यानी कि कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। तो भारतीय फिल्में जैसे कि बॉलीवुड, संगीत, योग, खान पान ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की, जिसकी वजह से सांस्कृतिक वैश्वीकरण में काफी बड़ा योगदान देखने को मिला है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने काफी हद तक दूसरे देशों को प्रभावित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है। तो देखिए एक बात समझिए, पारंपरिक में जब भी हम बात करते हैं तो एक देश को दूसरे देश से जो खतरे होते हैं ना, इससे मिलने वाली जो सुरक्षा होती है उसी को हम पारंपरिक सुरक्षा कहते हैं। और अपारंपरिक सुरक्षा में ये बाहर के खतरे नहीं देखे जाते, बल्कि बाहर के साथ साथ आंतरिक खतरे भी देखे जाते हैं, जैसे कि महामारी हो गया, एक देश की अर्थव्यवस्था में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वॉल्वमेंट की जाती है, जो पॉलिसीज बनाई जाती है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है, ये सब चीज भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, पारंपरिक सुरक्षा, देखिए पारंपरिक सुरक्षा की धारणा का संबंध मुख्य रूप से बाहरी खतरों से होता है, और पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में केवल एक देश को दूसरे देश में सैन्य चिंता की आवश्यकता होती है, यानी कि एक देश को दूसरे देश की चीजों से बस फिक्र होता है। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश की सेना व नागरिकों को दूसरे देश की सेना से खतरा होता है। किससे खतरा होता है? सेना से खतरा होता है। लेकिन जब भी हम अपारंपरिक की बात करते हैं, अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में केवल बाहरी खतरे नहीं बल्कि अन्य खतरे भी इसमें शामिल होते हैं, अन्य घटनाएं भी इसमें शामिल होती हैं। अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश को केवल दूसरे देश के सैन्य खतरों से ही चिंता नहीं रहती, बल्कि अन्य स्रोतों से भी होने वाली चीजों की चिंता रहती है। अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में देश के नागरिकों को विदेशी सेना के साथ साथ देश के सरकारों के हाथों से भी बचाना होता है, क्योंकि अगर देश की सरकार अगर खराब रही तो हम दूसरों से बचाकर क्या करेंगे जब अपने ही देश के अगर सरकार खराब रही तो। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से इन खतरों से बचाना होता है। आगे पारंपरिक सुरक्षा में अगर बात करें, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्र या फिर देश होता है। ठीक है, और पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में बाहरी आक्रमण के समय एक राष्ट्र 3 उपायों के द्वारा छुटकारा पा सकता है। कौन कौन से उपाय? पहला, आत्मसमर्पण करके, दूसरा आक्रमणकारी राष्ट्रों की बातों को मानकर, तीसरा आक्रमणकारी राष्ट्रों को युद्ध में हराकर। या तो देखो युद्ध कब समाप्त हो सकता है, पहला आत्मसमर्पण कर दिया तब युद्ध समाप्त हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आक्रमणकारी राष्ट्रों की अगर बात आपने मान लिया तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, और या तो आप सामने वाले को युद्ध में हरा दिए तब युद्ध समाप्त हो जाएगा। अपारंपरिक सुरक्षा में अगर मैं बात करूं तो अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में खतरे का स्रोत विदेशी राष्ट्रों के साथ साथ अन्य भी हो सकता है। अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक राष्ट्र
प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, महामारी को समाप्त करके लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो जहां पर एक देश को दूसरे देश से खतरा होता है, वहीं पे एक देश को दूसरे देश से खतरा तो होता ही है, साथ ही साथ अन्य खतरे भी सामने आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों का पुनर्गठन आयोग क्या है? तो देखिए एक बात समझिए, जब देश आजाद हुआ था तो आजादी से पहले ये बात कही गई थी कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो भारत के सामने एक खतरा आ गया कि भाई अगर हम ऐसा काम करने लगे तो देश का खंडन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि भाई एक काम करते हैं, राज्य जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन था ये हम नहीं करेंगे। लेकिन आगे चल के नेताओं ने इस चीज के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया और ऐसे में सरकार को बात माननी पड़ी, और जब बात मानी तो राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हो गया। तो क्या लिखा है, 1920 में कांग्रेस ने तय किया कि आजादी के बाद राज्य भाषा आधार पर बनाया जाएगा। आजादी और बंटवारे के बाद सरकार को यह डर था कि भाषा के आधार पर राज्य बनने से देश टूट ना जाए। सरकार ने फैसला टाल दिया, जिससे स्थायी जो नेता होते हैं वो एक तरीके से नाराज हो गए। मद्रास में तेलुगु भाषी जो लोग थे आंध्र प्रदेश की मांग करना शुरू कर दी, और जो कांग्रेस नेता जिनका नाम था श्री रामुलु ने भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया। ठीक है, 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु होगी, जिसकी वजह से जो लोगों के मन में जो गुस्सा था ये और भड़क गया और इससे बहुत ज्यादा हिंसा हुई। विधायकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। 1952 में आंध्र प्रदेश बनने की मांग गवर्नमेंट ने मांग ली, और इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी भाषा के आधार पर मांग होना शुरू हो गया, और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को मानकर इसका निर्माण करा दिया गया। ठीक है, अब जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसका जो काम है, क्या काम था, राज्यों की सीमा को तय करना, भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाना। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया, और जिसके तहत 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और कुछ प्रमुख राज्यों का निर्माण किए गए, जैसे 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया, 1963 में नागालैंड बनाया गया, 1966 में पंजाब से हरियाणा निकला, हिमाचल प्रदेश बनाया गया, 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बनाया गया, 1987 में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाया गया, और 2014 में तेलंगाना का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आई थिंक मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन और रह गए होंगे। देखिए क्या लिखा है, भारत में विरोधी दलों की क्या भूमिका है। देखिए एक चीज समझिए, जिसकी सरकार चल रही है, अगर सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही तो ऐसी स्थिति में जो विपक्षी दल है अपनी भूमिका निभाते हैं और उस सरकार को काम करने के लिए बाध्य करते हैं, या फिर तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। तो क्या लिखा है, विरोधी दल का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों तथा कार्यों का सार्थक आलोचना करना होता है कि भाई गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है और कैसा काम नहीं कर रही है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली इसलिए विरोधी दल हमेशा वैकल्पिक सरकार के रूप में तय करता है, और विरोधी दल संसद मीडिया के माध्यम से सरकार की नीतियों को चुनौती देकर उसे सुधारने में सहायता करता है। बिल्कुल एक तरीके से गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं मीडिया के माध्यम से उजागर किया जाता है, और इसकी वजह से उसको सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। विरोधी दलों की उपस्थिति में सरकार पर जनहित में कार्य करने का दबाव बना रहता है। सरकार कभी गलत काम नहीं करती है, और या करती भी है तो एक तरीके से उसको जल्दी सुधार लेती है। यह दल लोकतंत्र की सुरक्षा और मजबूती के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि वे सरकार की मनमानी तानाशाही प्रवृत्तियों को रोक लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। विरोधी दलों के कारण जनता को राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा मिलती है। ये दल विभिन्न मुद्दों पर जनता के सामने लाकर लोकमत तैयार करते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष की बात करते हैं तो निस्संदेह विरोधी दल लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है। वे न केवल सरकार की गलतियों को उजागर करते हैं बल्कि नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा भी करते हैं। ठीक है, और विरोधी दल की सक्रिय भूमिका से भारत में स्वस्थ, जागरूक और जवाबदेह लोकतंत्र भी स्थापित होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में विरोधी दलों का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। पहले चुनाव में चुनाव आयोग की कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई थी। देखिए जब भारत में पहला चुनाव कराया गया था और उस समय उसके जो चुनाव आयुक्त थे सुमित कुमार सेन थे, जब इन्होंने चुनाव कराने की सोची तो बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या समस्या है? सबसे पहले एक तो स्वतंत्र चुनाव कराना और निष्पक्ष चुनाव कराना, ये एक समस्या है। दूसरा,
चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना कि भाई डिवाइड करना कि पहले चुनाव कहाँ होगा और किस तरीके से होगा, मतदाता सूची तैयार करना और अधिकारियों तथा चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देना कि मतलब कि किस तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो चुनाव को अच्छे से करवा पाए। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे जो चुनाव है तो वही जा पाएंगे, तो ट्रेन करना ही पड़ेगा। आगे, कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति में एक तरीके से सोचना पड़ा कि भाई किस तरीके की पद्धति हम अपनाएं। तो स्टार्टिंग में क्या चला था, पर्ची सिस्टम चला था जिसको बॉक्स में डालना होता था, ठीक है, और उसमें काउंट होता था, फिर उसको गिना जाता था। अब इसके तरीकों में कुछ बदलाव भी है। क्या, प्रथम 2 आम चुनाव के बाद जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे जाते थे और एक तरीके से उसके प्रतीक देखने को मिलते थे। तब मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मुहर लगानी होती थी और यह विधि लगभग 40 वर्षों तक चलती रही। 1990 के अंतर्गत अंत में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की प्राथमिकताओं के रिकॉर्ड हेतु ईवीएम मशीन का प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज करना शुरू कर दिया और सन 2004 में इसे पूरे देश में क्या किया गया, लागू किया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बदलाव देखो और आई थिंक यही क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि चीन में आधुनिकीकरण कैसे हुआ और वह उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में सामने किस तरीके से आए। तो देखिए, भारत और चीन एक समय पे ऐसा था कि दोनों ही विकासशील देश थे, लेकिन जिस तरीके से चीन ने तरक्की किया, कहा जा सकता है कि हाँ, उभरते विश्व में भारत और चीन एक तरीके से सामने आ सकते हैं विश्व शक्ति के रूप में। तो चीन एशिया महाद्वीप के पूर्व भाग में है, वह विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पहले कुछ दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई, जैसे 1978 में मुक्त द्वार की नीति, जिसको ओपन डोर पॉलिसी का नाम दिया जाता है, अपनाने के बाद चीन ने तेजी से आर्थिक सुधार होना शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि ओपन डोर की नीति का मतलब क्या हुआ, चीन ने ये कहा कि भाई हम साम्यवादी के साथ साथ अब पूंजीवादी को भी अपनाएंगे। जहाँ पे पहले हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ध्यान देते थे, वहीं पर प्राइवेट की चीजों को भी ध्यान देंगे। यह नीति देंग शाओपिंग के शासनकाल में लागू हुई थी और जिन्होंने चीन को कम्युनिज्म से पूंजीवाद की तरफ लेके जाना शुरू किया। ठीक है, 1973 में चाउ एन लाई ने इन 4 चीजों में आधुनिकीकरण किया। पहला कृषि में, दूसरा उद्योगों में, तीसरा रक्षा में, चौथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, चीन ने शॉक थेरेपी की जगह चरणबद्ध ढंग से अपना एक रास्ता अपनाया, जिसकी वजह से उसकी स्थिति बनी रही। अब शॉक थेरेपी में पूंजीवाद को अपनाना था, लेकिन इन्होंने बहुत ही स्मार्टली रूप में दोनों को अपनाया और अपना तरक्की किया। 1982 में खेती का निजीकरण किया, 1998 में कई राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों का निजीकरण किया गया। ठीक है, और 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में शामिल हुआ, जिससे वैश्विक व्यापार में उसकी भागीदारी बढ़ी और चीन ने बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी निवेश करना शुरू किया, जैसे तेज रफ्तार वाली रेल हो गई, बंदरगाह हो गया, हवाई अड्डे हो गए, इन सब चीज का निर्माण किया गया। प्रौद्योगिकी नवाचार में बहुत ही ज्यादा चीन ने तरक्की की और AI, इलेक्ट्रिक वाहनें हो गई, 5G तकनीक में अपना एक अग्रणी बना रहा, आगे बढ़ता चला गया। मेक इन चाइना अभियान चलाया, निर्यात आधारित नीति ने चीन को विश्व की फैक्ट्री बना दी। यानी कि कहा जाए तो चीन में आप देखो सबसे छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें सस्ते रेटों में मिलनी शुरू हो गई। आज कहा जाता है कि चीन का प्रोडक्ट सबसे सस्ता होता है। चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 2040 तक अमेरिका को ही पीछे छोड़ने की संभावना जताई जाती है। चीन का रक्षा बजट, तकनीकी प्रगति और विदेश नीति सबसे एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो चीन ने काफी अच्छे रूप में प्रगति किया है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस हो गए। टोटल 25 क्वेश्चन है। जिस भी बच्चों को नोट्स चाहिए, नोट्स मिल जाएगा। 7011912793 पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। और इस तरीके की चीजें ओवर हो गई। बाकी MCQ के ऊपर भी वीडियो आई। ठीक है, डोंट वरी इस चीज के लिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।